सीबीएसई फिजिकल सन 2024 जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए स्पेशल वीडियो है। पिछले कुछ साल में 2-3 साल में कोविड के दौरान सिलेबस को घटा दिया गया था। अब इस बार जो पुराना था उसमें ऐड हुआ है। जो मेरा पुराना वीडियो है, जो जिसका कि पूरा वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा इस वीडियो के नीचे, उसमें आप पूरा का पूरा पुराना वीडियो देख पाएंगे। तो उसमें अधिकतर सारा टॉपिक कवर है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वीडियो उनके लिए, जैसे क्या होता है कि लोग पुराने साल की किताबें खरीद लेते हैं और बाद में वहां चलता है सीबीएसई ने सिलेबस कुछ घटा दिया, बढ़ा दिया। तो ये हर एक चैप्टर से जो जो सिलेबस न्यूली एडेड है, क्योंकि बाकी तो वीडियो में पहले से भी है, जो न्यूली एडेड है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूं, ताकि जिसके पास बुक ना हो उसे फायदा हो जाए। मेरा वीडियो अधिकतर ऐसा रहता है कि अगर आप सुनने और साथ में कॉपी लेके देखें तो पॉइंट्स नोट कर ले तो भी आपको मेरी बातें याद रहेंगी और काम चलेगा। और अगर आप वीडियो को 2-3 बार सुन लेंगे पैसिव होकर भी, लेट कर भी, तो आपको लगभग याद हो जाएगा। तो मैं इसी फॉर्मेट में वीडियो बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि समय कम रहता है बच्चों के पास फिजिकल सन के लिए। अभी मैं चैप्टर 1 से 10 तक का जो चीज न्यूली एडेड है, तो ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, तो इसलिए क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत होती है फिर ज़्यादा लेंथी वीडियो देखने में भी, और मुझे भी अपलोड करने में दिक्कत होगी। तो इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा। चैप्टर 1 to 5 जो चेंज हुए हैं टॉपिक, उसको मैं इसमें कर दे रहा हूँ इस वीडियो में, और 6 to 10 जो चैप्टर्स चेंज हुए हैं, चैप्टर्स में जो न्यूली एडेड टॉपिक्स हैं, उनका मैं सेकंड वीडियो, लेकिन दोनों आज ही बनाऊंगा। आज मतलब आज 9 मार्च 2024, तो आज ही के दिन हमारा दोनों वीडियो बैक टू बैक आएगा, क्योंकि मेरे पास समय की कमी रह रही है। जो है जॉब के बाद फैमिलियर काम है, सोशल वर्क भी मेरा बढ़ा हुआ है। लेकिन चूंकि आपका साल भर में एक बार एग्जाम आता है, तो मैं बच्चों के लिए जो है स्पेशल पेन जरूर लेता हूं कि मेरे वीडियो से अगर कुछ फायदा हो जाए कुछ बच्चों को। और चूंकि ये मेरा हौसला इसलिए बढ़ा रहता है क्योंकि पिछले बहुत सारे बच्चे जो है मुझे बोलते रहते कि आपके वीडियो देख के ही सिर्फ मेरा 99 आया, 100 आया। तो एक थोड़ा हौसला बढ़ा रहता है कि चलिए बच्चों को फायदा होता है तो मेहनत की जानी चाहिए। तो अब जो है बिना समय गवाए हम लोग आते हैं। पहले मैं बोल दे रहा हूँ ऑल द बेस्ट सभी को जो वीडियो देखेंगे, और ये अगर यूजफुल लगे वीडियो तो जरूर दूसरों से शेयर कीजिए, क्योंकि गुडनेस मस्ट बी स्प्रेड, अच्छाइयाँ हमेशा फैलनी चाहिए। तो यहाँ पर न्यूली एडेड टॉपिक्स में चैप्टर 1 में क्या ऐड हुआ है, ऐसे पहले था फिर से उसको लिया गया है, वो है मैनेजमेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स में इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशंस। अब देखिए इसको लिखने का ढंग मैं बता दे रहा हूँ। जब भी लिखेंगे आप, बुक किसी बुक में है किसी बुक में नहीं है, कोई बात नहीं। इंट्रा मीन्स विद इन, म्यूरल मीन्स वॉल। तो विद इन द वॉल, जब आप किसी दीवार के अंतर्गत, यानी कि जब इंटर हाउस या इंटर क्लासेस टूर्नामेंट होता है, इसको आप अगर अंडरलाइन कर देंगे, इंट्रा मीन्स विद इन, म्यूरल मीन्स वॉल, तो जो भी चेक करेंगे ना उनके नजर में आ जाएगा कि इस बच्चे को आता है इस बारे में। उसका लिखिए इंटर क्लास या इंटर हाउस टूर्नामेंट्स जो होते हैं, और जब भी कोई कंपटीशन होता है क्लास वाइज या हाउस वाइज, स्कूल के अंदर के बच्चों के बीच, वो सारे कंपटीशन, या सेक्शन के बच्चों बीच, एक ही क्लास में बाकी सेक्शन के बीच हो गया, तो ये सारा इंट्राम्यूरल में आता है। अब ये क्लियर कर दिएगा। उसी तरह एक्स्ट्राम्यूरल क्लियर कर, एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड और विद इन म्यूरल मीन वॉल। जब आउटसाइड वॉल जाएंगे, यानी कि कोई ना कोई वॉल के उधर से या तो आया, आप वॉल के उधर गए, यानी 2 और मोर देन 2 इंस्टीट्यूट जब खेलते हैं आपस में, 2 और मोर देन 2 स्कूल जब आपस में खेलते हैं, जिसको हम लोग इंटर स्कूल टूर्नामेंट कहते हैं, तो इंटर स्कूल टूर्नामेंट जितने भी होते हैं उसको एक्स्ट्रा म्यूरल्स कहा जाता है। लेकिन अब इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल का ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको लिखना है। तो इंट्राम्यूरल का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए एक चीज तो लिखिएगा कि ईच गेम फॉर ए चाइल्ड, ईच चाइल्ड फॉर ए गेम, यानी हर एक बच्चे में कोई ना कोई गेम का क्वालिटी होता है और कोई ना कोई गेम सुटेबल होता है किसी बच्चे के लिए। ये इंट्राम्यूरल काम है कि जब गेम पीरियड में बच्चे जाते हैं बाहर, और गेम पीरियड बच्चे जाने पीटी जो होते हैं वो देखते हैं कि किस गेम के लायक कौन बच्चा है। 3-4 गेम दिए, जैसे हर एक पीटी से कुछ स्पेशलाइजेशन होता है। मेरा वॉलीबॉल है तो मैं अधिकतर जाता हूँ, सोचता हूँ इसमें से कौन कौन है जो वॉलीबॉल के लायक है, तो मैं उसको छांटता हूँ क्योंकि स्कूल टीम बनानी होती है। इसी तरह जिसका स्पेशलाइजेशन जो है वो अपने गेम के बच्चों को ज़्यादा देखता है कि कौन इस लायक है। तो किसी अभी अधिकतर जो भी बड़े बड़े स्कूल है उसमें 5-6-8 पीईटीज रहते हैं। अभी मैं गया था नेशनल्स में, तो देहरादून में के एक स्कूल में लोग 10 पीईटी थे। तो हर एक स्पेशलाइजेशन होता है और स्पेशलाइजेशन के अनुसार बच्चे छांटते हैं, इंट्राम्यूरल में ही छटते हैं, यानी क्लास वाइज जब इवेंट होता है तो उसमें बच्चे छटते हैं, और वहां से फिर हम लोग इंटर कंपटीशन कराते हैं। अभी आगे मैं इसी में बड़ा बताऊंगा कि जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ रन्स है उसमें क्या क्या चीज आता है, कम्युनिटी जो स्पोर्ट्स है।
तो वहाँ पर आपका स्पोर्ट्स डे होता है बहुत सारे स्कूल में, वो साल भर में एक बार होता है। उसमें एथलीट्स और डिफरेंट गेम्स की जो एक्टिविटीज होते हैं उसमें काफ़ी एथलेटिक इवेंट्स होते हैं और काफ़ी सारे लोग स्पोर्ट्स की भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे छट कर आते हैं। और एक स्कूल के लिए एक वो भी एक इंट्राम्यूरल का ही टाइप हुआ। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या इंट्राम्यूरल के, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट गेम, बच्चे को एक गेम सेलेक्ट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। पहले तो अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी टू प्ले, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है खेलने के लिए, क्योंकि इंट्राम्यूरल जो होता है उसमें हाउस वाइज क्लास वाइज में क्या था, अधिकतर बच्चों को दो चार तरह का इंट्राम्यूरल हो गया तो लगभग सब बच्चों, क्योंकि हम लोग रूल बनाते हैं कि जो एक गेम में इंटर हाउस खेल रहा है तो दूसरे गेम में नहीं खेलेगा, ताकि अधिकतर बच्चों को पता चले कौन किस गेम में खेल सकता है। तो उस तरह से करके हम लोग इंटर हाउस जो टूर्नामेंट तो अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आप पॉइंट ना, जैसे आप मुझसे सुन रहे हैं तो पॉइंट आप मेंटली अपने आप भी क्रिएट कर सकते हैं कि सर ने जो कहा उसके साथ क्या पॉइंट, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट पब्लिकेशन में आप डिफरेंट पॉइंट्स देखेंगे। हर एक राइटर अपने ढंग से पॉइंट, अगर मैं भी बुक लिखूंगा तो मैं अपने दिमाग से अपने पॉइंट्स क्रिएट करूंगा फिर कि क्या क्या हो रहा है, या डिफरेंट डिफरेंट बुक्स जो मैंने सीखा है और जो मेरा अपना एक कंसेप्ट बना उसके अनुसार पॉइंट्स आदमी बनाता है। तो पहला पॉइंट आपका क्या बना, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू सेलेक्ट गेम, या आप इसको कर सकते हैं प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू प्ले गेम, गेम खेलने की एक अपॉर्चुनिटी मिली। अपॉर्चुनिटी टू लर्न, एक स्किल, खेल का स्किल लर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटर हाउस जब टूर्नामेंट्स होते हैं। बहुत सारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स जो पैदा होते हैं या जो कहीं से भी आगे बढ़ते हैं तो वो उनका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड होता है, कहीं ना कहीं क्लास में उभरे रहते हैं। जितना मेरा 25 साल का जो अनुभव है, मैंने देखा कि कोई कोई प्लेयर ने क्लास में थोड़ा खेला, फिर ना इंटर हाउस मैच में अचानक थोड़ा अच्छा खेल गया। तो कुछ कुछ प्लेयर के मुझे नाम भी याद आ रहे, जैसे कि एक लड़का था मेहताब, उसको हम जिमी जिमी बोलते थे, उनका इंटर हाउस में ही थोड़ा सा अच्छा खेले थे, वहां से एक प्रोबेबिलिटी आई कि आगे आगे और अच्छा खेल सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे प्लेयर इंटर हाउस में और भी कुछ कुछ है, जैसे सद्दाम उससे पहले थे और जो है अनिल, तो जितने जितने प्लेयर जो है, बहुत सारे नाम अभी याद आए लगेंगे, उसको छोड़िए। आप ये समझिए कि अपॉर्चुनिटी मिलती है, दूसरा एक न्यू लर्न करते स्किल, जब इंटर हाउस खेलते हैं तो एक नई टेक्नोलॉजी नई स्किल, ऐसे ही एक्स्ट्रा म्यूरल में जाएगा, क्योंकि जब हम बाहर से खेलते हैं तो और ज्यादा नए तरह के स्किल टेक्निक टैक्टिक्स ये सब सीखते हैं। तो कुछ कुछ तो कॉमन दोनों में होगा। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी टू लर्न डेवलप्स लीडरशिप क्वालिटी। होता क्या है कि जब इंट्राम्यूरल गेम्स होते हैं, इंटर हाउस इंटर क्लास, तो किसी न किसी को हम लोग लीडर भी बनाते हैं, कैप्टन होता है उसका, तो उसके अंदर क्वालिटी आती है। फिर अगले बार बोलते हैं ये तो कैप्टन बन चुका था, अगली बार इसको बना लेते हैं दूसरे को कैप्टन। जैसे क्लास में मॉनिटर, जो टीचर अच्छे होते हैं क्या करते हैं, मॉनिटर भी चेंज करते हैं, मंथ वाइज चेंज कर देंगे, ताकि 10-12 लोगों को लीड करने की कैपेसिटी विकसित हो। और जो सच में मॉनिटर जो बनते हैं क्लास में और पॉजिटिवली अगर बच्चों के साथ बिहेव करें तो उनको मैनेज करने आता है कि कैसे हम टीचर को कम से कम कंप्लेन दें और क्लास ज़्यादा शांत रहे। तो उसी तरह जब हम किसी को गेम में लीड करने देते हैं तो गेम में होता है कि जो हमको मिला है टीम, इसको हम कैसे मोटिवेट करके अच्छा खिला लें। तो कभी कभी हम लोग को पता चल जाता है इंटर हाउस मैचेज में ही कि किसमें कैपेसिटी ज़्यादा है, तो लीडरशिप क्वालिटी विकसित होती है। डेवलप टीम स्पिरिट, अब क्या है कि अधिकतर स्कूल्स में जो हाउस वाइज मैचेस होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि एक तो दोस्ती अपनी अपनी तो है ही, लेकिन जब हाउस में मैच खेल रहे हैं या क्लास वाइज मैच खेल रहे हैं तो जिस टीम में आप रहते हैं उस टीम की एक अलग तरह की बॉन्ड बन जाती है, अलग तरह दोस्ती बन जाती है। जो भी प्लेयर होंगे आप में से वो जानते होंगे कि जब हम लोग खेलते हैं आपस में तो उस समय नाम बहुत जल्दी सबका याद हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत काम रहता है नाम को बोलने का। मुकेश तुम बॉल लो, दिनेश तुम वहां जाना, रमेश तुम ये करना, जो है बंटी बिट्टू, जो भी जिसका नाम हो, तुरंत तुरंत नाम याद होता है। और वहां पर हम लोग का सोशल इंटरेक्शन बहुत तेज होता है, तो वहां पर हम लोग जो है टीम स्पिरिट एक डेवलप कर लेते हैं, उस टीम स्पिरिट के अनुसार खेलने। इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, टीम स्पिरिट, ये सारा कुछ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में सारा कुछ आ जाता है, टीम स्पिरिट भी आ जाता है, डिसिप्लिन भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, वो एक वाइड सेंस है। लीडरशिप क्वालिटी विकसित होती है और इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, जब आप खेलेंगे तो परफॉर्मेंस इनहेंस होगा ही होगा, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव माहौल में जब रहते हैं तो परफॉर्मेंस जहां रहता है वहां से ऊपर इंक्रीज होता है। ठीक है। और जो एक्स्ट्राम्यूरल गेम्स है, इंट्राम्यूरल के बाद एक्स्ट्राम्यूरल में भी आपका जब देखिएगा तो उसी तरह का सेम जाएगा। देखिए यहाँ अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा,
उसमें अच्छा अच्छा लिखा हुआ है कागज में। वो पीडीएफ का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग देख लीजिएगा जो भी नहीं दिख रहा है। तो इंट्राम्यूरल का एक्स्ट्राम्यूरल जो इवेंट्स होते हैं, एक्स्ट्राम्यूरल में भी क्या है, आपका ब्रॉड सेंस में लर्निंग न्यू टेक्निक टैक्टिस, इंप्रूव सोशलाइजेशन, क्योंकि दूसरे से चीजों से, दूसरे से लोगों से सीखते हैं, ठीक है। एक ब्रॉड रेंज ऑफ स्किल डेवलपमेंट होगा। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो इंट्राम्यूरल वाले थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्राम्यूरल में है, तो एक्स्ट्राम्यूरल को थोड़ा ब्रॉड कर देना है। लर्निंग न्यू स्किल टेक्निक्स, लर्निंग बिहेवियर, दूसरे से बिहेवियर सीखते हैं। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स आप खुद से डेवलप कर सकते हैं कि स्कूल से बाहर जाए या स्कूल के बाहर का लोग आता है तो हमारा क्या होता है। और हेल्दी कंपटीशन, क्रिएटिंग हेल्दी कंपटीशन और क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ स्कूल। एक स्कूल टीम का सेंस जो होता है ना कि हम इस स्कूल में पढ़ते हैं, तो जब आप दूसरे स्कूल से खेलते हैं तो आपके अंदर आता है कि हम इस स्कूल के हैं। जैसे हमारा डीएवी स्वांग, तो डीएवी स्वांग की टीम है एक। तो एक जब मैच खेलने आप जाते हैं, जो भी चीज स्कूल से खेलते हैं, तो उनका एक सेंस विकसित होता है कि हम एक स्कूल से, उस स्कूल के प्रति थोड़ा लगाव बढ़ जाता है जो लोग जिससे खेलते हैं। यही कारण है कि जो बच्चे टीम में खेलते रहते हैं वो 10 तक अगर दूसरे स्कूल में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर वो उसी स्कूल से बंधे रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक टीम है, एक स्कूल की टीम है जिसको हम जिता रहे हैं या जिसके साथ खेल रहे हैं, तो इसके साथ हमको लगे रहना चाहिए। कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स, इसमें क्या क्या स्पोर्ट्स डे, जो कि मैंने कहा है स्पोर्ट्स डे इज स्पेसिफिक डे और डेज, स्पेसिफिक डे और डेज अलॉटेड फॉर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स। और उसमें स्कूल के अंदर के सारे बच्चे तरह तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। कहीं क्लास वाइज भी हो जाता है, कहीं हाउस वाइज भी होता है। हाउस वाइज होने के बाद में लोग कैटेगरी करते हैं कि हाउस वाइज तो होगा, लेकिन 3 to 5 का एक अलग होगा, 6 to 8 का अलग होगा, 9 to 12 का अलग होगा, इसे कैटेगरी करते हैं। अभी तो डीएवी स्कूल्स में 14, 17, 19 इस साल से शुरू हो गया 3 तरह के कंपटीशन, हर स्पोर्ट्स के तीन तरह की कैटेगरी में। और ये अच्छा है क्योंकि स्पोर्ट्स में हेल्दी कंपटीशन के लिए एज ग्रुप्स बांटा जाना, जिस तरह की कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में वेट कैटेगरी बांटा जाना जरूरी होता है, अब इस वेट कैटेगरी के साथ साथ एज कैटेगरी बहुत जरूरी है हर एक गेम में बांटकर। इस तरह से प्लेयर जो अपने अपने लेवल पे जो मुकाबला करेंगे तो ज्यादा बेहतर स्पोर्ट्स के कंपटीशन का माहौल पैदा होगा। अब ये देखिए जो कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम में क्या है, मतलब कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम में यहाँ बेसिकली यहाँ पर है रन के बारे में। तरह तरह के रन जो है, मुंबई मैराथन जैसा कि रन फॉर यूनिटी के लिए किया गया था जब हमारा 26/11 वाला हमला हुआ था मुंबई पर, ताज पर, तो उसके बाद लोगों में यूनिटी लाने के लिए। उसी तरह कैंसर के अवेयरनेस, एड्स के लिए अवेयरनेस के लिए और किसी स्पेसिफिक कॉज के लिए होता है। तो क्या क्या हेल्थ रन आपके, तो 5 तरह के हेल्थ रन्स है, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स हेल्थ रन्स है जो कि आपके सिलेबस में है। पहला फर्स्ट स्पोर्ट्स डे जो कि मैंने आपको बता दिया, ये स्पोर्ट्स डे स्कूल के लिए है। इसमें रन भी होता है, एथलेटिक का इवेंट मेनली होता है यहाँ। फिर हेल्थ रन में क्या है, अवेयरनेस फैलाना, रन के माध्यम से अवेयरनेस फैलाना कि हेल्दी रहने के लिए रनिंग बहुत जरूरी है। और रनिंग क्या है ना, हमारा इनर इंस्टिंक्ट है। देखिए बच्चा जब चलने सीखता है, चलने के बाद जैसे दौड़ने सीखता है ना, उसको बेतहाशा दौड़ना चाहता है, वो कहीं सामान मिला जाए दौड़ के जाना चाहेगा। जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है आदमी दौड़ना भूलने लगता है। तो इस दौड़ने की जो नेचुरल आपकी इंस्टिंक्ट है, उस इंस्टिंक्ट को बनाए रखने के लिए हेल्थ रन बताता है कि आप कम्युनिटी में निकलिए, ग्रुप में थोड़ा दौड़िए, उस तरह के ऑर्गेनाइज कीजिए इवेंट्स जिसमें कि लोग दौड़ के सर्टेन प्लेस तक जाए। और हेल्दी रन्स इवेंट, उसमें कुछ प्राइजेज रख दीजिए ताकि लोग मोटिवेटेड होके रन करें उसमें। रन फॉर फन, अब देखिए रन फॉर फन यानी कि दौड़ना अपने आप में एक फन की प्रक्रिया है। जो आदमी धीरे धीरे एजिंग प्रोसेस चलते बूढ़ा होते जाता है, उसको दौड़ने में, घुटने में, एंकल में, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ होने लगती है, तो दौड़ना थोड़ा पेनफुल हो जाता है। लेकिन जब तक दौड़ना पेनफुल नहीं है, लोग दौड़ना फन एंड फ्रोलिक है। तो इस अंदर के फन को बनाए रखने के लिए लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ एनजीओ, कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो कि ऐसे कुछ कंपनी भी है जो ऑर्गेनाइज करती है रन फॉर फन। उसमें क्या होता है कि लोग तरह तरह के ड्रेस पहन लेते हैं, ओनली सेक ऑफ फन वो लोग दौड़ते हैं। वहां कोई प्राइजेस नहीं होता है, और लेकिन कुछ उसका मोटो रहता है, कुछ लोग जो बैनर लगाए रहते हैं कि वी आर रनिंग ओनली सेक ऑफ फन, और साथ में हेल्थ तो बनता ही बनता है, लेकिन रन फॉर फन ऑर्गेनाइज किया जाता है। रन फॉर स्पेसिफिक कॉज,
जो कि मैंने कहा, कभी कैंसर के लिए, कभी एड्स के लिए, कभी किसी भी एक खास रोग से पीड़ित लोगों के लिए, कभी कभी किसी किसी खास स्पेसिफिक चीज के लिए फंड ऑर्गेनाइज करने के लिए रन फॉर स्पेसिफिक कॉज होता है। इसमें साउथ में मदुरई में एक रेस होता है जो कि कैंसर पेशेंट्स के लिए स्पेशली होता है। इसी तरह एक मुंबई साइड में एक रन होता है, चार्टर्ड रन करके उसका नाम है। आप अगर थोड़ा सर्च करेंगे तो नेट पे काफी तरह के स्पेसिफिक कॉज के रन मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास टाइम कम है तो आप उसको डाल दीजिएगा फॉर स्पेसिफिक causes, just like spreading awareness for any disease or any problem of society। तो जैसे जेंडर इक्वलिटी के लिए भी स्पेसिफिक रन होता है कि लड़के लड़की सभी एक साथ दौड़े। तो रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, किसी भी स्पेसिफिक कॉज के लिए आप जब रन कराते हो ऑर्गेनाइज, तो इसमें एक या एक से ज्यादा इंस्टीट्यूट मिलके भी कराती है इसको। एक या एक से ज्यादा एनजीओ मिलकर भी ऑर्गेनाइज कराती है। इसमें किसी न किसी चीज के फंड भी इकट्ठा कराने के लिए, जैसे अभी कुछ साल पहले अर्थक्वेक में कुछ लोग जो है जो मारे गए थे, जिनका घर टूटा था, उसके लिए फंड्स इकट्ठा किए गए थे। उसी तरह एक बार सुनामी के बाद इस तरह का एक रन ऑर्गेनाइज किया गया था साउथ साइड में, जिससे सुनामी आई थी उसके बाद की स्पेसिफिक कॉज के लिए, जहाँ की जिसको पहले से ही बोला जाता है कि ये जो फंड इससे इकट्ठा होगा, तो वो फंड जो भी उसको ऑर्गेनाइज करते हैं वो लोग, जितने फंड इकट्ठा होते हैं उसके द्वारा, उस रन के द्वारा, मैराथन के द्वारा, शॉर्ट मैराथन होता है स्पेसिफिक कॉज में, उसमें जो भी फंड इकट्ठा होते हैं फिर वो उस स्पेसिफिक कॉज के लिए यूज किया जाता है। कभी कभी सिर्फ अवेयरनेस के लिए ही किया जाता है। एंड लास्ट, रन फॉर यूनिटी, जो कि मैंने कह दिया कि दो या दो से ज्यादा कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो कोई रिलीजन हो, चाहे वो कोई कास्ट क्रीड हो, या फिर दो से ज्यादा जो है जगह के लोग एक जगह रहते हों और वहां आपस में कंफ्लिक्ट ना हो, तो ये सब साथ मिलके जब दौड़ते हैं तो एक यूनिटी क्रिएट होती है। तो रन फॉर यूनिटी क्रिएट करने के लिए सोसाइटी में डिफरेंट जो डिस्क्रिमिनेशन उसको मिटाने के लिए रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज की जाती है। तो ये आपका चैप्टर 1 में ये दो चीज जो है एक्स्ट्रा जो ऐड हुआ था वो है। चैप्टर 2 चिल्ड्रन ह्यूमन स्पोर्ट्स में आपका एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO, ये पहले था, तो मेरा जो पहले का वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा जो अगर उसको नहीं देख पा रहे हैं या फिर टाइम कम होगा कि सिर्फ हमको न्यूली एडेड टॉपिक से सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, तो उसको मैं बता दूं कि एक्सरसाइज गाइड WHO का है, उसमें डिफरेंट एज ग्रुप्स, इसको मैंने पहले भी बताया था, फिर मैं बता दे रहा हूं कि इसमें आपको अपना IQ इस्तेमाल करना है, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से लोगों लिखा है, लेकिन WHO का गाइडलाइन जो कहता है वो लगभग आपके इर्द गिर्द के लोग जो दिखाई देंगे उसके अनुसार जो है आपको मिल जाएगा। जैसे चाइल्डहुड में क्या होता है, इन्फेंट्स क्या है, 0 to 1 ईयर, जो एकदम छोटे बच्चे उनको इन्फेंट्स कहा जाता है। उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उनका तो प्रॉपर मसाजिंग होगा। वो जब रोएंगे तो हाथ पैर जो चलाएंगे, उनको क्रॉलिंग के लिए अच्छा मौका दिया जाए ताकि वो घसक घसक के चल सके, क्रॉलिंग का पूरा मौका दिया जाए, उनके हाथ पैर को प्रॉपर मसाजिंग किया जाए। यही उनका है, कोई चीज को पकड़ के उसको होल्ड करने हल्का हल्का सिखाया जा सकता है, बस इतना ही। तो आपको उसको देखना है कि गाइडलाइन भी वैसे ही WHO का, कि उनको पूरा मौका देना हाथ पर हिलाने का, उनको स्टैटिक रखने का, ज़्यादा नहीं। जब वो सो के उठे, क्योंकि उनको सोना ज़्यादा होता है, तो जब छोटे बच्चे सो के उठे तो वो जो है हाथ पैर पूरा चला सके। अगर थोड़ा बहुत जो है बच्चे को वहाँ लिखा हुआ है कि थोड़ा बहुत क्राई करने का मौका दें, रोने का मौका दें, क्योंकि उससे हाथ पैर उसमें चलाते हैं हम लोग, तो उसका भी मौका उनको देना चाहिए हाथ पैर चलाने का। उनको एक 4-5 मंथ्स होने तक फिर उल्टा भी लेटा के रखना चाहिए थोड़ा, क्योंकि वो क्रॉलिंग सीख सके और धीरे धीरे खसक के चल सके। तो इस तरह से फिर इन्फेंट से फिर टॉडलर्स 1 to 2 ईयर्स, जब थोड़ा चलने सीख लेते हैं हल्का फुल्का, जो मैंने कहा चलने सीखे तो अचानक दौड़ना चाहते और गिरते हैं बार बार, तो वो टॉडलर्स जो होते हैं उनको अब धीरे धीरे आपको चलाना, और कोई चीज लक्ष्य दे के बॉल फेंक के बॉल को जाओ ले आओ, तो वहां से दौड़ के लाना और चलना। ये अगर उनको थोड़ा सा अगर स्ट्रेटजी बना के किया जाता है तो किया जाए तो ये अच्छा रहता है। तो मेकिंग स्ट्रेटजी फॉर लेट देम रन एंड फन, रन करने के लिए, और होल्डिंग एंड थ्रोइंग, कोई भी चीज को पकड़ना, क्योंकि दूर से आता चीज को कैच वो 1-2 साल में नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर होल्डिंग एंड थ्रोइंग, पकड़ना और फेंकना, ये एक्टिविटी को उनको रिपीटेडली, आपने अपने इर्द गिर्द अगर देखिएगा छोटे बच्चे को क्या करते हैं, वो उसी तरह की एक्टिविटी के लिए स्ट्रेटजी बनाना कि 30 to 90 मिनट्स या एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स, इफ दे आर रनिंग एंड थ्रोइंग द थिंग्स, कैचिंग एंड होल्डिंग एंड थ्रोइंग द थिंग्स, दैट इज सफिशिएंट। अब
अब यहाँ से आगे जो है चाइल्डहुड को फिर 3 भाग में बांटा गया, अर्ली चाइल्डहुड, मिड चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड। अब देखिए किसी किसी किताब में डायरेक्ट चाइल्डहुड लिखा हुआ है, किसी में 3 भाग में बांट दिया है। अगर बांट दिया तो आप देखिए कि 3 to 5 ईयर्स में क्या करते हैं बच्चे, तो 3 to 5 ईयर्स में अभी तो ठीक से चलना सीखे थे, अब थोड़ा दौड़ सकते हैं तो रनिंग, हल्का जंपिंग एक्टिविटी। 5 के बाद जब 6 7 आते हैं तो स्कीपिंग को अडॉप्ट कर पाएंगे। 3 ईयर्स से स्कीपिंग उतना अच्छा अडॉप्ट नहीं कर पाते, लेकिन बहुत जगह वहाँ स्कीपिंग भी लिखा हुआ है। तो आप अर्ली चाइल्डहुड से कैचिंग, थ्रोइंग, रनिंग एंड सम मॉडिफाइड एक्सरसाइजेस, थोड़ा मॉडिफाइड एक्सरसाइजेस जैसे मास पीटी स्टेप में एंगेज करने आप शुरू कर सकते हैं 3 to 5 में। और 6 to 8 मिड चाइल्डहुड है, यहाँ पर आप थोड़ा सा लाइट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, लेकिन ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं, लाइट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज उनको, जैसे फुटबॉल दे दिए, मारा, किकिंग, कैचिंग, थ्रोइंग, किकिंग, यहाँ थोड़ा सा और एंगेज कर दिए लाइट एक्टिविटीज में। लेट चाइल्डहुड में कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में इंटर कराना है, इंटर इन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। नाउ सम विगरस एक्टिविटीज में बी इंक्लूडेड, सारा थोड़ा सा विगरस एक्टिविटी अब आप इंक्लूड कर सकते हैं वहां पर 9 to 12 में। और यहाँ पर आप जो है धीरे धीरे जो है इसको थोड़ा सा जंपिंग, थ्रोइंग के साथ साथ हॉपिंग, हाइनिंग, स्कीपिंग, स्पीकिंग ऑन वन लेग, ये सब धीरे धीरे यहाँ से आप इंक्लूड करेंगे। और एडोलेसेंट एज तक आते तक तो आपका सब कुछ आ जाएगा, वेट ट्रेनिंग और जितनी तरह की है जितने ट्रेनिंग आपको पढ़ने कुछ भी वहाँ डाल सकते हैं आप। और विगरस एक्सरसाइजेस शुरू हो जाएंगे, इंटरवल ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, सारे ट्रेनिंग जो है एडोलेसेंट एज से आप डाल सकते हैं। उससे पहले आप सारे ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग सब इंक्लूड नहीं कर सकते। एडोलेसेंट से 13 to 19, बहुत जगह एडोलेसेंट को भी 3 भाग में बांटा गया है, अर्ली एडोलेसेंट 13-14, इसको अर्ली कहा जाता है, 15 to 15-16 ये मिड, और 17 to 19 जो है लेट एडोलेसेंट में आता है। तो कहीं कहीं इसको बांट के अलग बुक में अलग तरीके से है, तो आपको इस तरह से करना है। अब ओल्ड एज जो 60 to 90 है, बीच में जो यंग एज है, तो यंग एज में क्या, एडोलेसेंट में जो आपने सीखा उसको अगर आप थोड़ा सा अगर ऊपर बढ़ा सकते हैं, सम मोर विगरस वेट ट्रेनिंग और सम मोर विगरस सर्किट ट्रेनिंग, इसके द्वारा इंटरवल ट्रेनिंग को थोड़ा और विगरस करके अब आप जो है, क्योंकि एडोलेसेंट 19 तक आते तो लोग ओलंपिक में मेडल जीतने लगते हैं। 19 to 25 जो एज होता है वो पिक टाइम होता है स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली आप कॉग्निटिव एबिलिटी, जितने 7 टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं आपके, उस सब में आप जो है आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा कॉग्निटिव एबिलिटीज जो 7 हैं वो एक बार फास्ट रिवीजन में करा दूंगा, एक सेपरेट वीडियो उसका है, वो लिंक में डाल दूंगा मैं। तो वहां वो सारा कुछ विकसित होता है वहां। अब यहां पर ये खत्म हुआ वुमेन्स पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स। अब देखिए वीमेन पार्टिसिपेशन लेस क्यों है, इसका हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं और पहले भी था, लेकिन एक नया जोड़ा कि भाई वीमेन को हम पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट कैसे करें, क्या क्या फायदा है अगर वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये मेन है कि फिजियोलॉजिकल बेनिफिट क्या क्या है, तो उनको पहले हमको बताना होगा कि देखिए ये बेनिफिट है। मेरे अनुसार तो मेल से ज्यादा फीमेल को जरूरी है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना। कारण क्या है कि जितनी तरह की बीमारियां जो होती हैं, स्टमक रिलेटेड जो बीमारियां होती है, तो जब भी आप एंटी ग्रेविटेशनल एक्टिविटीज करते हैं, और लड़कियों के लिए जब आप करती हैं, तो जब आप जंपिंग करती है या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करते हो, तो आपका ये मसल जो अराउंड है पेट का पूरा, वो कॉम्पैक्ट होते रहता, थोड़ा कॉम्पैक्ट रहता, तो आपस में बंधा रहता है। जब आपस में बंधा रहता है, थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है थोड़ा, तो आपके जितने भी बीमारियां हैं, क्योंकि जितने भी जो ऑपरेशंस होते हैं अधिकतर फीमेल को होते हैं, तो जो ज्यादा, तो जो क्योंकि हार्ट रिलेटेड डिजीज में मेल ज्यादा आगे हैं, लेकिन जो स्टमक रिलेटेड डिजीज है उसमें जो है फीमेल ज्यादा है। तो उसमें जितने भी आपकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है वो आपके उन सब बीमारियों से बचाती है। फिर ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस मेल से ज्यादा फीमेल में होते हैं। आयरन डिफिशियंसी डिजीजेज के ज्यादा जो चांसेस होते हैं फीमेल में ज्यादा होते हैं। ये सारा कुछ जो है बचता है जब आप स्पोर्ट्स के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो काफी तेज रहता है, तो एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म सारा कुछ बैलेंस होता है, और आपका एनर्जी लेवल हाई रहता है। तो फिजियोलॉजिकल लेवल पे यहाँ पर देखिए क्या क्या पॉइंट मैंने लिख रखा है। स्ट्रॉन्गर मसल जो है स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि कंपेरेटिवली देखिए तो फीमेल का मसल मास जो होता है वो मेल की अपेक्षा कम होता है, लेकिन फिर भी अंजू बॉबी जॉर्ज अगर जंप करती हैं तो उनका 6 पॉइंट समथिंग है जंप, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 6 पार है, 6.80 था शायद।
और हम लोग जो है जो जनरल मेल भी जंप करते हैं तो 550 से 6 के बीच जाता है, जो ठीक ठाक है। जो कमजोर है तो 5 भी नहीं पहुंच पाते बहुत। तो यानी कि मतलब कि वो अधिकतर जो कॉमन मेल है उससे ज्यादा पावर उनका है जंपिंग में। उसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे जो भी एथलीट है गर्ल्स, उनका जो रिकॉर्ड्स है वो कॉमन मेल से तो ज्यादा, यानी कि कॉमन मेल से तो ज्यादा मसल हो गया वहां। यानी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो फीमेल पार्टिसिपेट करती है वो सामान्य मेल से मुकाबला कर सकती है मसल के, स्ट्रॉन्गर मसल के मामले में। सेकंड, डेंसिटी ऑफ बोन, जो मैंने कहा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? डेंसिटी ऑफ बोन घटने लगता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। वहां बोन जो है स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है उसमें। तो ये बोन की डेंसिटी जो है बनी रहती है, बोन के मिनरल्स जो होते हैं अंदर के वो स्ट्रांग रहते हैं, कॉम्पैक्ट रहते हैं, तो बोन मजबूत रहता है। कंट्रोल्स ओबेसिटी, ओबेसिटी की समस्या जो है वो मेल फीमेल दोनों में बहुत ज्यादा है, और फीमेल ज्यादा कॉन्शियस पे रहती हैं, फिर भी बहुत बार जो है बहुत सारे ईटिंग जो रॉन्ग हैबिट्स उसके चलते, अभी आगे हम लोग इसमें आएंगे, उसको भी चेंज करके डाला गया है। तो ईटिंग हैबिट्स के चलते जो है वो अधिकतर फीमेल जो है ओबीज हो जाती हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में जो पार्टिसिपेट करती हैं वो फिर उनका ओबेसिटी कंट्रोल रहता है। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, देखिए ये तो अभी पूरी दुनिया में कार्डियोवास्कुलर जो डिजीजेज हैं वो भी मेजर कॉज है डेथ का भी। तो कार्डियोवास्कुलर मींस हार्ट और जितने हमारे वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स दोनों मिलाकर, तो ये सबका अगर स्मूथ फंक्शनिंग है तो हार्ट से रिलेटेड डिजीजेज के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना इस चीज को मेंटेन करता है, यानी कि फिजियोलॉजिकल वे में बहुत तरह का फायदा है। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस बना रहता है, इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन, बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बेनिफिट। अब देखिए फिजियोलॉजिकल तो है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या क्या है? ब्रेन से आप जो है स्ट्रांग होते हैं। क्या होता है? गोल ओरिएंटेड। अब जैसे मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं, जिसका नहीं होता कोई क्लियर गोल, वो लाइफ में घूमते रहता है गोल गोल, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। लेकिन जब आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका एक क्लियर गोल होता है कि ये मैच खेलना है, ये मैच जीतना है, यहाँ परफॉर्म करना है, ऐसा करना है, तो लाइफ में क्लैरिटी रहती है। इसलिए आप देखिएगा अधिकतर स्पोर्ट्स पर्सन की आंखों में एक अलग चमक रहती है, क्योंकि उनके लाइफ में क्लियर गोल होता है। तो गोल ओरिएंटेड हो जाती है लड़कियां, तो ये आपका साइकोलॉजिकल बेनिफिट है। साइकोलॉजिकली जनरल वीमेन से काफी जो है उनके आंखों में चमक होगी और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। सेकंड पॉइंट वही से रिलेटेड है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो जब गोल ओरिएंटेड है आदमी और आगे बढ़ रहा है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस वहां बढ़ा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल इमेज। जो फिजिकल इमेज है एक फीमेल का, तो फीमेल का जैसे फिजिकल इमेज गड़बड़ाता है तो उनका कॉन्फिडेंस भी गड़बड़ाता है। या फिजिकल इमेज सही रहता है इसलिए उससे जुड़ा हुआ है, ये कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहता है बहुत सारे मामलों में। ठीक है। तो फिजिकल इमेज जो है वो क्रिएटिंग फिजिकल इमेज क्रिएट करता है। क्या? पॉजिटिव फिजिकल इमेज क्रिएट करता है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन। स्ट्रेस कंट्रोल, मेंटली जो है आदमी स्ट्रेस को कंट्रोल करने की एबिलिटी विकसित हो जाती है, क्योंकि खेल में क्या होता है, तुरंत जीत तुरंत हार, तुरंत जीत तुरंत हार। उसमें क्या होता है कि ब्रेन को मालूम चलता है कि हमारे बस में मेरा परफॉर्मेंस है सिर्फ, और उस पर हमको फोकस करना है। कभी जीत भी हो सकती है, कभी हार भी हो सकती है। कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है दुनिया में जो सिर्फ जीता जीता हो जीवन भर। ज्यादा जीता हो ऐसा है, लेकिन सिर्फ जीता हो ऐसा नहीं हो। माइकल फेल्प्स भी बहुत गोल्ड जीते हैं, तो ऐसा नहीं एक भी सिल्वर नहीं जीते। तो कहीं ना कहीं हार भी होती है, उसको एक्सेप्ट करने आ जाता है। तो स्ट्रेस कंट्रोल करने काफी अच्छा जो है महिलाएं सीख सकती हैं, जो महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी स्पोर्ट्स में। और लास्ट, फास्ट एडेप्टेशन। डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट टीम मेंबर्स के साथ खेलते खेलते एडेप्ट करने की, किसी भी सिचुएशन को जल्दी एडेप्ट कर लेने की कैपेसिटी जो है विकसित हो जाती है जब आदमी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है। एंड लास्ट है यहाँ सोशियोलॉजिकल बेनिफिट। सोशियोलॉजिकल या सोशल बेनिफिट्स क्या क्या है? तो पहले तो फैमिली मेंबर्स का जो एटीट्यूड है कि ये तो लड़की है, जैसे वो पिक्चर में आमिर खान बोले मेरी छोरिया छोरों से कम है क्या, तो हमारी छोरिया छोरों से कम है क्या, मतलब कि उनके अंदर ये बात था कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, ये भी कुश्ती लड़ सकती हैं। तो वहां पर फैमिली का एक जो वो होता है ना कि लड़कियां कमजोर हैं, लड़कियों को अकेले छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, भेजना है कि नहीं भेजना है। जब स्पोर्ट्स में थोड़े आगे बढ़ जाती है तो लगता है कि ये भी लड़के से कम नहीं है, ये अपनी सुरक्षा कर सकती है। तो एक फैमिली का जो एटीट्यूड होता है बच्चों के प्रति वो बदलता है। उसी साथ एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी भी चेंज होती है। सोसाइटी शुरू शुरू में विरोध करती है
सामने से भले नहीं करे, पीछे पीछे बोलती है, लेकिन जब वही कुछ अचीव कर लेता है तो अरे ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि ये हमारे कॉलोनी में रहती है, हमारी जगह रहती है। फिर लोग नाम भी जोड़ने लगता है कि ये जो यहाँ रहती है वो तो हमारी ही कॉलोनी है, हम भी इंकरेज करते थे, भेजते थे। तो वो एटीट्यूड चेंज होगा सोसाइटी का अगर लड़कियां खुल के आएंगी, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगी, तो फैमिली का भी और सोसाइटी का भी इमेज अमंग फ्रेंड और फ्रेंड सर्कल के बीच भी एक पॉजिटिव इमेज बना रहता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सोशोलॉजिकल काफी फर्क पड़ता है। सेकेंड लास्ट है हेल्थ अवेयरनेस इन सोसाइटी। सोसाइटी में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ता है जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, जब महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी तो फीमेल जब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो सोसाइटी में एक अवेयरनेस हेल्थ के प्रति बढ़ेगा। जैसे अगर किसी के पिताजी बहुत फिट है तो वो ज़्यादा इंस्पायरिंग नहीं होते, लेकिन जिनकी माँ बहुत फिट है तो वो ज़्यादा फैमिली के लिए इंस्पायरिंग रहती हैं और उनको लगता है कि देखिए इतने सारे काम के बीच सब कुछ करते हुए भी अपने आप को फिट रखे हैं तो एक ज़्यादा इंस्पिरेशन काम करेगा। तो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन से सोसाइटी में एक अवेयरनेस फैलता है और ये आपका इमेज भी सोसाइटी में लगता है कि ये तो अवेयरनेस के लिए काम कर रही हैं। और लास्ट में है आप क्रिएट्स रोल मॉडल्स, और जब आप खेलेंगे तो एक रोल मॉडल्स तैयार होगा सोसाइटी में। तो इसको जो है अभी मैं यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, इसलिए क्योंकि अभी मुझे इसको मिटाना पड़ेगा और नया लिखना पड़ेगा चैप्टर 5 तक के लिए। चलिए वेलकम बैक। और अभी मैंने सब लिख लिया है जो जो बाकी था 5 चैप्टर में। तो हम लोग 3rd चैप्टर में अगर आएंगे तो न्यूली एडेड टॉपिक्स में है आपका योगा एज प्रिवेंटिंग मेजर्स फॉर लाइफस्टाइल डिजीज। इसमें बैक पेन और अर्थराइटिस, ये पहले भी था, अर्थराइटिस नहीं था, बैक पेन पहले भी था और उसको दोबारा लाया गया है। मेरे पुराने वीडियो में ये होगा प्लेलिस्ट में, लेकिन बीच वाले में जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें इसको हटा दिया था जो पिछले 2 साल का। तो इसको मैं फिर से देखिए, मैंने सारे को इंटरेस्टिंग में बताया, कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कैसे आप जो आपका लाइफस्टाइल डिजीज है और आसन कैसे रिलेट करें ताकि कंफ्यूजन ना हो कि क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि ये आसन किस चीज के लिए उपयोगी है या इस लाइफस्टाइल डिजीज के लिए कौन सा नीचे से आसन उपयोगी है। तो या तो आसन और नीचे डिजीज दे सकता है या ऊपर डिजीज नीचे आसन दे सकता है ऑब्जेक्टिव में भी। और ऐसे भी आपको आसन उससे रिलेटेड 2-3 जो है लाइफस्टाइल डिजीज उससे रिलेटेड 2-3 आसन दे सकता है, जिसका कि आपको प्रोसीजर लिखना होगा, फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन लिखना होगा, बेनिफिट्स लिखना होगा। तो इसके लिए जो है वीडियो मैंने सारा बनाया हुआ है, लेकिन इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि मैंने पहले भी कहा था कि आप आसन को क्या कीजिएगा, इमेजिन कीजिए। जैसे आप भुजंग आसन को इमेजिन करते हैं भुजंग जैसा, ताड़ासन को ताड़ जैसा, ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन में हाथ ऊपर की ओर। तो जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया हुआ है और योगा लाइफस्टाइल जो आप वीडियो जो है लिंक में देखेंगे तो उसमें सारा कुछ मैंने समझाया हुआ है। लेकिन बैक पेन को कैसे याद करना है तो उसका एक टेक्निक जैसे मैंने सबके लिए किया हुआ था, केटीएम फाड़ूस, ये जो है ओबेसिटी के लिए, तो वो उसका कल्पना मैंने बताया कैसे कल्पना करना है ताकि आपको बीमारी से रिलेटेड रहे। तो यहाँ पर है बैक पेन अर्थराइटिस। बैक पेन किसको होता है, अधिकतर जो बहुत बिजी रहता है, अधिकतर बैक पेन फीमेल को ज्यादा होता है। तो इसका मैंने जो उसका रिलेट भी किया है वो सुमन नाम की लड़की, ताकि सुमन याद रहेगा। अच्छा, सुमन एक लड़की का नाम है। और सुमन टू बिजी, तुम भी इतनी बिजी हो गई हो, इसी के चलते तुमको ये बैक पेन या अर्थराइटिस हो रहा है। तो पूरे किताब में आपके सिलेबस जितना है सब कवर भी हो गया और सारे आसन इसमें आ गए। सुमन टू बिजी, तो SUMN सुमन, TU2 भी यानी भी, 2 बार बी तो टू बी जी, तो सुमन टू बिजी, सुमन टू बिजी, इसीलिए तुमको बैक पेन हो रहा है, अर्थराइटिस हो रहा है। इसलिए बहुत बिजी मत रहो, बीच में एक्सरसाइज भी किया करो, बीच में रेस्ट भी किया करो। तो सुमन टू बिजी में आसन आ जाएगा। S यानी सरल मत्स्यासन, U यानी ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन जो मैंने कहा अभी, M यानी मकरासन। मकरासन में बहुत फायदेमंद चीज है, जब आप ऐसा करके इसके बल पीछे पेट को लेटते हैं और धीरे धीरे बैक में पैर लाते हैं। A यानी अर्धचक्रासन, N यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती इसको नाड़ी शोधन लिखते हैं और इसी को बाबा रामदेव आजकल की भाषा में अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। लेकिन नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम में जैसे बाबा रामदेव दिखाते हैं तो सांस की आवाज आती है, लेकिन जब आपका सांस क्लियर हो जाए, नाड़ियों का शोधन हो जाए, तो स्वामी सत्यानंद लिखते हैं आसन प्राणायाम मुद्रा बंद में
अपने बुक में कि ये इतना स्लो हो जाना चाहिए, ये प्रोसेस इतना स्लो हो जाना चाहिए कि रुई का फाहा भी रखा हो तो हिले नहीं, इतना धीरे सांस अंदर जाना चाहिए और इतना धीरे निकलना चाहिए बाहर की ओर। तो ये है नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसका टी यानी तड़ासन, ई यानी उष्ट्रासन, उष्ट्रासन में जो वज्रासन में लेट के ऐसे उठते हैं उष्ट्रासन। वक्रासन, देखिए वक्रासन और मत्स्यासन थोड़ा सा अंतर है, इसमें यह है कि वक्रासन में पैर सीधा होकर इधर रहता है, उसमें दोनों पैर मुड़ा रहता है। भुजंगासन, भद्रासन और गोमुखासन। अब देखिए एक चीज और मैंने पिछले बार कहा था कि ये याद रखने की चीज है कि कौन सी बीमारी है तो कौन सा आसन नहीं होगा। तो जब भी बैक पेन और आर्थराइटिस की बात होगी तो आगे झुकने वाला कोई आसन नहीं होगा। देखिए इसमें पादहस्त आसन नहीं है, पश्चिमोत्तान आसन नहीं है, पवन मुक्त आसन नहीं है, क्योंकि पवन मुक्त आसन में घुटनों को आगे से हटाना है। पादहस्त आसन में जो है पैर के तरफ हाथ को ले जाना है खड़े खड़े। पश्चिमोत्तानासन में पैर सीधा रहेगा, आगे की ओर झुक के जो है सटाना है, आगे की ओर कोशिश करें सटने की। जो त्रिकोण आसन है पैर फैला के आगे की ओर झुकना है, यह सब कोई आसन नहीं होगा। यानी कि जितना भी आगे झुकने वाले आसन है, साइड मुड़ने वाले तक होगा, पीछे आने तक होगा, अर्धचक्रासन होगा, लेकिन कभी भी आगे झुकने वाला आसन यहां देखिए नहीं है। तो ये भी आपको याद रहेगा। आगे झुकने वाला अधिकतर आसन कहां कहां है ये भी मैं बता दे रहा हूं। डायबिटीज में जाता होगा क्योंकि उसमें पैंक्रियाज में ज्यादा प्रेशर लाना पेट के पास। ओबेसिटी में सारा आगे झुकने वाला अधिकतर होगा। कारण क्या है? क्योंकि वहां आपको आगे झुकने में ही फायदा है, क्योंकि बेली में ही फैट ज्यादा जमा होता है। तो ओबीस लोगों के लिए झुकना, इधर उधर जाना, तिर्यक तड़ासन या जो है त्रिकोणासन, फिर आगे झुकने वाला जो है मंडूकासन से लेके दबाने वाला, या फिर जो है आपका पादहस्तासन, पश्चिमोत्तानासन, इस तरह के आसन। तो ये ऐसे मैंने पहले भी किया है, कहा है, उसको क्लियर कर दे रहा हूं। तो ये पूरा आपका हो गया सुमन टू बी जी। अब इसमें क्या होगा, आप ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा इसके अनुसार, और इसके अनुसार आपका जो है एक कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा कि इसके अंदर कौन सा आसन है। क्योंकि इस थर्ड चैप्टर सबसे कंफ्यूजिंग है, ये पूरा चैप्टर ही यही है। 5 आपके लाइफस्टाइल डिजीज है और उससे रिलेटेड आसन है। आसन को लिखने का ढंग, अभी एक बच्चा मुझसे जस्ट पूछ रहा था वीडियो से पहले ही कि सर आसन किस तरह से इसको लिखने का क्या ढंग है, और एक पूछ रहा था कि जो टेस्ट होगा उसको लिखने का क्या ढंग है। तो टेस्ट जो है उसको लिखने का भी ढंग वही है कि पहले आपको लिखना है इक्विपमेंट क्या जरूरी है, फिर प्रोसीजर लिखना है, फिर उसका स्कोरिंग लिखना है। और आसन में क्या है, पहले आपको जो प्रोसीजर लिखना है, प्रोसीजर को ना पॉइंट वाइज लिखिए तो और ज्यादा क्लैरिटी रहती है कि फर्स्ट वन हैव टू स्टैंड इरेक्ट, देन रेज द हैंड अपवर्ड द स्काई, वॉच योर आई साइड शुड बी अबव टुवर्ड्स द स्काई। अब इसको धीरे धीरे 3-4, while inhaling go up, stay for a while, एक पॉइंट आ जाएगा, एंड स्टॉप द ब्रीदिंग एंड देन while exhaling just go down। इस तरह से ना आपको सिंपल सेंटेंसेस तैयार करके और उसको प्रोसेस में लिख देना है। तो जब आसन का आपका फिगर मन में क्लियर रहेगा तो आप खुद भी 4-5-6 स्टेप लिख लेंगे। एंड वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस फॉर 3 to 5 टाइम्स या 5 to 10 टाइम्स, ऐसा लास्ट में आपको लिखना है। कॉन्ट्राइंडिकेशन बड़ा आसान है, जो कि मैंने समझाया पहले भी कि कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है सबका उसके एक्सरसाइज से रिलेटेड है। अब देखिए इसी में आपका है फिजिकल एजुकेशन। अब चौथा जो चैप्टर है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, इसमें क्या नया टॉपिक जुड़ा है, द कंसेप्ट एंड ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स। क्लासिफिकेशन डिविजनिंग क्या है, तो इसमें थोड़ा सा क्लेरिफाई रखिए मन में। क्लासिफिकेशन है पैरालंपिक्स के लिए और डिविजनिंग है स्पेशल ओलंपिक के लिए। तो आप 11 में भी पढ़े होंगे CWSN में, 12 में भी पढ़े होंगे। पैरालंपिक्स जो है गटमैन, लुडविग गटमैन ने जो है ये निकाला था कब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो युद्ध में लोगों का किसी का हाथ उड़ गया था बम से, किसी का गोली लगने के कारण हाथ या पैर कट गया था, तो डिफरेंट जो अपंग लोग थे, माने जो भी फिजिकली डिसेबल्ड लोग थे, तो उसने अब अपंग शब्द नहीं इस्तेमाल किया, दिव्यांग। तो जितने भी दिव्यांग लोग थे, जितने भी लोग जिनके हाथ पैर नहीं थे, तो उन सबको देखते हुए कि वो लोग लाइफ से कट रहे हैं, तो उन लोग का एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने इंग्लैंड में, लुडविग गटमैन ने, और वहां से फिर धीरे धीरे उसका पैरालंपिक का रूप ले लिया और अभी पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि जिस तरह से शरीर हम लोग का है, ये शरीर कभी भी खत्म हो सकता है और आंशिक रूप से भी इसको चोट लग सकती है और आंशिक रूप से भी खत्म हो सकता है। जिस किसी का हाथ कट सकता है, किसी का पैर, क्योंकि शरीर है।
तो दो ऑप्शन है, या तो जैसे ही हो आप ऐसा महसूस करें कि अब जीने से कोई फायदा नहीं है तो आप सुसाइड कर सकते हैं, और लगता है अगर आपको कि नहीं इस अपंगता के बावजूद हम समाज को और परिवार को बहुत कुछ दे सकते हैं, दोस्तों को बहुत कुछ दे सकते हैं, तो वहां से आप लाइफ एक नई तरह से शुरुआत कर सकते हैं। और उसके लिए ये सब गेम्स एक संजीवनी बूटी का काम करते हैं, और वहाँ ये गेम्स जो है वहाँ पर जो पार्टिसिपेट करते हैं अपने आप को एक वर्दी पाते हैं कि हम अभी भी कुछ कर पा रहे हैं, सामान्य लोगों की तरह खेल पा रहे हैं। और एक कंपटीशन में जब जीतते हैं तो एक भावना आती है कि उन लोगों के बीच में, जो लोग बीच हमारा हो रहा है उसके बीच में हमारी एक ऑथेंटिसिटी है, वहाँ पर हमारा एक इम्पोर्टेंस है। तो लुडविग गटमैन ने इनको स्टार्ट किया, तो उन्होंने कुछ डिवीजन किया, फिर बाद में ये बाद में जाकर हुआ है, जब पैरालंपिक्स कमेटी जो है वो आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ मर्ज कर गई और उनको साथ लेके नियम बनाए गए, तो वहाँ पर कुछ कुछ डिफरेंट जो कैटेगरी में बांटा गया कि किस तरह के लोगों का कंपटीशन अलग अलग होना चाहिए। तो जैसे ये पहला है लिम्ब डिफिशियंसी, ये तो सीधा सीधा दिखाई देता है कि किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं, किसी का दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, तो इसको लिम्ब डिफिशियंसी के अनुसार बांटा गया, उसको क्लासिफिकेशन किया गया। इसको एम्प्यूटेशन कहा जाता है, जिनका भी अंग कहीं से भी नहीं है, तो एम्प्यूटेशन के लिए उसके अनुसार उनको क्लासिफाई किया गया। सेकंड है लेग लेंथ डिस्पेरिटी, यानी किसी का एक पैर छोटा बड़ा है, चाहे वो दायां पैर छोटा है और बायां बड़ा है, चाहे बायां छोटा बड़ा, जब ज्यादा है तो उसको चलने फिरने में दौड़ने में दिक्कत होती है, तो उन लोगों का कंपटीशन अलग अलग लेवल पर अलग क्लासीफाई करके किया जाता है। शॉर्ट स्टेचर, ऐसा माना जाता है कि अगर आपका उम्र जो है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का, वो अगर 18 ईयर्स के बाद तक अगर 3 फीट अराउंड रह गया है, 3.5 है शायद, इस पर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, तो 3 या 3.5 अगर रह गया है, और एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं आ रहा है कि 130 या 35 ऐसा सेंटीमीटर में था, उससे कम रह गया है, तो वो शॉर्ट स्टेचर में। HGH जो हार्मोन की लैकिंग होती है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की अगर लैकिंग है बॉडी में शुरू से, तो ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाने के कारण ये जो है अगर शॉर्ट स्टेचर कोई हो गया तो उनका अलग कंपटीशन होता है। फिर हाइपरटोनिया जो है, इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मली या तो टेंस रहता है मसल, या तो एकदम ढीला रहेगा, चाहेंगे तो भी टाइट नहीं रहेगा, टाइट रहेगा कभी ढीला नहीं होगा। तो ये जो मसल का जो, जैसे हम लोग का कंट्रोल है, तो जब चाहेंगे टाइट ढीला हो सकता है, तो ये जो है जिनका मसल कंट्रोल नहीं है, इस बारे में मसल के टोनिंग के बारे में, तो उनको इस हाइपरटोनिया के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये एक एबनॉर्मल इंक्रीज और डिक्रीज इन मसल टेंशन है। नेक्स्ट है एथिटोसिन। एथिटोसिन अधिकतर बर्थ से पहले ही हो जाता है, इसके अंतर्गत ही सेरेब्रल पाल्सी भी आता है, सेरेब्रल पाल्सी। इसमें धीरे धीरे और चीजें कॉम्प्लिकेटेड होते जाती है, जैसे हम लोग स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में जानते हैं सब कोई। तो स्टीफन हॉकिंग्स, जो मैंने कहा कि जो चाहते हैं समाज के लिए वर्दी कुछ करना, वो सारी शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी कर पाते हैं और करते हैं, और दुनिया को बहुत कुछ दे के जाते हैं। जैसे स्टीफन हॉकिंग्स जी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसी किताब लिख के गए, और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट दुनिया को दे के गए। तो इस तरह से ब्रेन जो है अगर आपका चल रहा है, तो आप शरीर की अक्षमता के बावजूद कुछ न कुछ उससे काम ले सकते हैं और दुनिया बहुत कुछ दे सकते हैं। तो वहां पर ये जो है एथिटोसिन का मतलब बिफोर बर्थ सेरेब्रल पाल्सी जैसा हो जाता है, वो शरीर का अंग जो है रीढ़ की हड्डी के से सेंसरी जो है सेंसरी ट्रांसमिशन आगे की ओर नहीं बढ़ने के कारण क्या होता है कि हाथ या पैर कंट्रोल में नहीं रहता है, जिससे कि इस तरह की बीमारी हो जाती है। इस तरह के लोगों को भी अलग इसमें लिखा जाता है, रखा जाता है, और वो इस व्हील चेयर बैठे बैठे हल्का सा मूवमेंट करते हुए कुछ कंपटीशन में भाग ले लेते हैं। एटैक्सिया जो है वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी बॉडी एंड माइंड का कोऑर्डिनेशन जो है अगर ठीक नहीं है, हम चाहते हैं लेकिन हिल नहीं पाते, कुछ लोग दिखे चलेंगे ऐसे ऐसे करके चलेंगे, और उनका भी कैटेगरी जो है डॉक्टर्स के द्वारा डिवाइड किया गया, और उनको भी पैरालंपिक्स के क्लब में अलग तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है। डिविजनिंग जो है वो होता है आपका स्पेशल ओलंपिक्स में। यूनिस किनेडिस सीवर जी, जो मेंटली रिटार्डेड लोगों के लिए जो है उन्होंने खेल शुरू किया था, तो वहां सिर्फ उनका एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, कहीं कहीं तो जेंडर मिक्स भी होते हैं, मेल फीमेल मिला के भी कुछ गेम होते हैं, लेकिन एज, जेंडर और प्रीवियस एबिलिटी देखते हुए अगर कोई किसी की मेंटल एबिलिटी ठीक ठाक है और देखा गया ज्यादा तेजी से सब काम कर पा रहा है, तो उसको उस कंपटीशन से आउट कर दिया जाता है। तो इसमें तीन चीजें देखी जाती हैं, एज,
जेंडर और एबिलिटी, ये तीनों द्वारा डिविजनिंग किया था। डिविजनिंग आसान है, आपको थोड़ा सा याद करना पड़े तो क्लासिफिकेशन याद करना पड़ेगा, और 2-3 बार इस वीडियो को सुन लीजिएगा तो भी आप आराम से आपके दिमाग में आ जाएगा क्या क्लासिफिकेशन है पैरालंपिक्स में। ये जरूर क्लियर कर दिया अंडरलाइन करके कि क्लासिफिकेशन इज डन फॉर पैरालंपिक्स टू फॉर डिफरेंट क्लासिफिकेशन फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशंस, और उसको क्लासिफाई करने के लिए। एंड डिविजनिंग इज फॉर स्पेशल ओलंपिक। अगर उसमें नाम डाल सके, अगर आपको ये नाम याद रहा तो और अच्छा है। अब इंक्लूजन क्या है? सबसे बात है कि इंक्लूजन मतलब होता है जोड़ना, सभी चीजों को आपस में मिलाना, इंक्लूसिव। तो इंक्लूजन मतलब जनरल लोगों के लिए तो सब कुछ हो ही रहा है, जनरल लोग तो खेल ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, सब कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन जो शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़े से अक्षम है, मैं शारीरिक रूप से अक्षम को दिव्यांग इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि जब एक चीज की एबिलिटी कम होती है तो दूसरी चीज की एबिलिटी बढ़ जाती है। टच करके देखने की, टच करके फील करने की एबिलिटी जो है ब्लाइंड में हमसे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर उसी तरह सिंबल्स को समझना और लिप रीडिंग करना, इसकी एबिलिटी जो डीफ एंड डम होंगे उनमें ज्यादा होगी, तो ये डेफ लोगों में ज्यादा होगी। तो ये चीजें जो है इसीलिए दिव्यांग कहा जाता है उनको। और वहां उनके लिए जब स्पोर्ट्स को एक साथ जोड़ा जाता है, माने कि हम जनरल लोगों के साथ जब और जितने भी शारीरिक रूप से जितने क्लासिफिकेशन मैंने बताया, जितने डिविजनिंग मैंने की, वो सारे कुछ 5 टाइप्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो कि आप लोग पढ़े होंगे 11 में, ADHD, SPD, ADD, OCD, ODD, ये जितने भी हैं, ये सारे जितने डिसऑर्डर्स हैं, इसको मैंने कहानी के माध्यम से 5 को बताया था आपको। तो वो जो है ये सब जो डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल डिसऑर्डर, जितने फिजिकल तरह के डिसेबिलिटीज हैं, ये सारे कुछ को साथ में जोड़ना, यानी CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को साथ में लाना और साथ में मिलाकर कुछ एक्टिविटीज तैयार करना, कुछ कंपटीशन तैयार करना और उनको भी मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास है, उसी को इंक्लूजन कहा जाता है। तो इंक्लूजन इज ए प्रोसेस इन विच education combine all the activities and make the curriculum in such a way so that all kind of disabled and disordered, all the kind of people can participate in physical education sports activities. इंक्लूजन मतलब सभी को जोड़कर, सभी के साथ मिलकर। और इंक्लूजन कैसे कर सकते हैं? तो हम हमारे करिकुलम में थोड़ा चेंज ला सकते हैं, हमारे क्लासरूम जो होगा उसको इंक्लूसिव क्लासरूम बना सकते हैं, अभी शायद इसके आगे वही है। तो हमारा जो इंक्लूजन का मतलब नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको एडमिशन प्रोसेस थोड़ा चेंज करना होगा, अपने क्लासरूम्स वैसे बनाने होंगे, इंक्लूसिव क्लासरूम जहाँ की फिजिकली अगर चैलेंज पर्सन है वो उनके बैठने के लिए अलग तरह से व्यवस्था हो, उनको लाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस अनुसार हो, वॉशरूम भी उस तरह के बने हुए हों जहाँ पर बच्चे जा पाए, और ऊपर अगर लिफ्ट की व्यवस्था ना हो तो उनके जो लाने ले जाने की प्रॉपर व्यवस्था हो, ठीक, व्हील चेयर जो होता है वो जाने की व्यवस्था हो वहां तक। नेक्स्ट है स्पेशल एजुकेशन टीचर जो होता है, स्पेशल एजुकेटर कहे जाते हैं उनको। स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की हर स्कूल में वैकेंसी होनी चाहिए, जिनको पता रहता है कि किस तरह के बच्चों को किस तरह से हैंडल करना है। इसका स्पेशल जो है टीचिंग होता है। जैसे हम लोगों ने मास्टर्स किया, बीपेड किया, लेकिन हम लोगों के पास वो टीचिंग नहीं है, वो नॉलेज नहीं है कि जो बच्चे अगर फिजिकली चैलेंज्ड है, मेंटली चैलेंज है, उनको हम कैसे हैंडल करेंगे, इसकी बहुत जानकारी हम लोग को नहीं है। फिर भी फिजिकल टीचर बाकी टीचर्स के अपेक्षा थोड़े से जानकार जरूर होते हैं, क्योंकि हम लोग को डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स पढ़ाया गया था कि डिसेबल्ड लोगों के साथ कैसा बिहेव करना है और किस तरह से हम लोग उनसे इंटरेक्ट कर पाए ज़्यादा बेहतर ढंग से, ताकि उनके सेल्फ स्टीम को कहीं से भी चोट ना पहुंचे। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन आपका 5वां चैप्टर है। इसमें ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। अब देखिए इसमें ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल में यह क्लियर करना है कि BMI क्या है और आइडियल वेट किसको कहते हैं। तो BMI आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, BMI यानी वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। जैसे मेरा है 1.84 मीटर, 184 सेंटीमीटर मीन्स 1.84 मीटर, यानी मेरा वेट अगर 82 है, अगर क्या भी करीब 82 है, तो डिवाइडेड बाय 1.84 इंटू 1.84 होगा, तो मेरा BMI अराउंड 23.2 आता है, 23।
तो क्योंकि मैंने किया हुआ है, इस तरह आप भी कर सकते हैं। वेट केजी में लिख लीजिए, नीचे आपका मीटर में जो हाइट होगा, जैसे आप कोई भी मेजरिंग टेप लीजिएगा तो वहां पर फीट के साथ साथ सेंटीमीटर भी रहता है, तो सेंटीमीटर के अनुसार आप मीटर निकाल सकते हैं आराम से। 165 अगर है तो 1.65, तो इस तरह से निकालिए, इनटू कर लीजिए और दोनों को जो आएगा उसको वेट से जो है डिवाइड कीजिए, आपका बीएमआई निकलेगा। बीएमआई का रेंज बहुत बड़ा है, 18.5 से 24.9। फिर से मैं बोल रहा हूं, इसको याद रखिएगा, 18 पॉइंट, क्योंकि लिख दीजिएगा आइडियल वेट शुड बी लाइज बिटवीन द बीएमआई 18.5 टू 24.9, तो काफी बड़ा रेंज है। अधिकतर जो लोग सामान्य दिखाई दे रहे हैं वो सभी बीएमआई में जनरल ही आते हैं। जो बहुत दुबला होगा वही 18.5 से कम होगा, जो थोड़ा फैटी होने लगेगा, जिसका बल्कि फिगर हो जाएगा बहुत, तो वही 24.9 से आगे जाता है, इसलिए इतना रेंज दिया हुआ है। लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं जो कि उधर की ओर बढ़ गए हैं, और जैसे हाइट कम है और वेट ज़्यादा है, तो हाइट ज़्यादा है उसके अनुसार वेट बहुत ज़्यादा है, तब तो आप ओबीज हो गए हैं। तो उसके लिए आइडियल वेट को कंट्रोल रखा कैसे जाए, तो आइडियल वेट को कंट्रोल कैसे रखा जाए, तो आपको एक्टिव लाइफस्टाइल रखना है, एक्सरसाइज को शामिल करना है, बैलेंस डाइट रखना है, आपको जो है हमेशा हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना है, अपना फैट और कार्बोहाइड्रेट का मात्रा को अपने एक्टिविटी के अनुसार रखना है। जैसे अगर एक्सरसाइज करने टाइम कम मिल पा रहा है तो डाइट भी थोड़ा कम रखिए उसके अनुसार। तो ये जो है इसके बाद पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। पिटफॉल ऑफ डाइटिंग क्या है, तो डाइटिंग जब भी कीजिएगा आपका एनर्जी लेवल कम होगा, क्योंकि ग्लूकोज लेवल कम होगा, आपका कार्बोहाइड्रेट का लेवल बॉडी में कम रहेगा, ग्लूकोज का लेवल कम रहेगा आपका, तो ब्लड में शुगर लेवल कम रहेगा तो एनर्जी नीचे रहेगी, आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है डाइटिंग में, आपको डाइटिंग के द्वारा जो है बोन डेंसिटी कम हो सकती है, डाइटिंग के द्वारा आपका मेटाबॉलिज्म कम हो सकता है, आपका डाइटिंग के द्वारा जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कोलैप्स कर सकता है। तो डाइटिंग बहुत अच्छा चीज़ नहीं है। डाइटिंग करते भी हैं तो आपको प्रॉपर मात्रा में हल्का हल्का देर में वाटर, पानी या लिक्विड के रूप में कुछ ना कुछ एनर्जी जो है सोर्स लेते रहना चाहिए। अब नेक्स्ट है फूड इंटॉलरेंस क्या है। तो फूड इंटॉलरेंस जो होता है, हमारे बॉडी में ना हर चीज को पचाने के लिए, लगभग अधिकतर चीजों को पचाने के लिए, आप पढ़ते होंगे जब डाइजेशन को अच्छे से पढ़िएगा, तो डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं पहले से बॉडी मौजूद, जो कि डिफरेंट चीजों को पचाते हैं, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो है भोजन को उसको पचाते हैं। जब कोई खासकर से एंजाइम शरीर में नहीं होता है या किसी कारण से वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो कोई खास फूड को आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे कोई चीज एक्सेस ले लेने पर, जैसे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स को ज्यादा ले लेने पर, जैसे विटामिन ए है, सी है, ये ज्यादा मात्रा में ले लिया आप, तो बॉडी रिएक्ट करता है, फिर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो उसी को हम लोग फूड इंटॉलरेंस कहते हैं। ठीक है, फूड इंटॉलरेंस जो है बेसिकली लैक ऑफ एंजाइम के चलते होता है, सबसे मेजर कॉज यही है, कोई खास एंजाइम जो चीजों पर जाती है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ है, जैसे कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि खाने को सेव करके रखे जाते हैं, वो भी बॉडी में जाता है तो बॉडी रिएक्ट करता है, ज्यादा मात्रा में चल गया तो ये जो रिएक्शन होता है, इसका सिम्टम क्या क्या, तो वोमिटिंग हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, आपको स्टमक एक हो सकता है, आपको आपका नर्वस सिस्टम गड़बड़ा सकता है, इवन आप जो है फेटल हो सकते हैं अगर ज्यादा हो गया तो ये है फूड इंटॉलरेंस। और लास्ट है फूड मिथ। फूड मिथ देखिए, कॉमन फूड मिथ क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमेशा आपको फैट करता है, ये गलत है। पैकेट्स में जो लिखा रहता है जीरो फैट, तो जीरो फैट कुछ भी नहीं होता है, लेस फैट हो सकता है लेकिन जीरो फैट कुछ होता नहीं, ये गलत लिखा रहता है। और ऐसा अगर इस पर आप जो है अगर पढ़ेंगे तो जीरो फैट करके कुछ ऐसा होता नहीं है। हो सकता है कि कुछ दिन में कोई ना कोई कंज्यूमर कोर्ट में केस भी कर दे जहां जीरो फैट लिखा रहता है अधिकतर में। तो ये जो है थर्ड जो है, पोटैटोज आपको फैटी बनाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पोटैटो में ऐसा कुछ नहीं कि आपको बहुत ज्यादा फैटी, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें ना फैट है ना कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है तो आपको फैटी बना, ऐसा नहीं है। एग्स और बनाना साथ नहीं खाना चाहिए, इस टाइप का भी कोई बोलता है, ये भी जो है आपका मिसकंसेप्शन है। तो इस तरह की चीजें हैं। और जो स्वीट्स जो है वो बॉडी को हमेशा फैटी करता है, ऐसा नहीं है। जब भी आपका कंजप्शन ज्यादा नहीं होगा तभी कोई भी चीज, इवन कि फैट भी बॉडी के लिए जरूरी है। फैट अगर नहीं हो तो बॉडी अजीब टाइप का दिखने लगेगा, तो बॉडी में थोड़ा सा फैट होना भी जरूरी है। और लेकिन हाँ, फैट ज्यादा होने पर फिर वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा होने लगता है बॉडी में, एडिपोज टिश्यूज के रूप में जमा होने लगता है, ग्लाइकोजेन के रूप में जो है जमा होने लगता है, तो ज्यादा होने पर नुकसान करता है। लेकिन फैट भी मॉडरेट होना चाहिए। तो कुछ फूड मिथ्स है ये। और लास्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स।
तो ये 5वां चैप्टर का लास्ट है। और 6ठा से 10वां हम लोग अगले वीडियो में तुरंत देखेंगे, पार्ट 2 में इसका जो एडेड है। तो ये प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कंप्लीशन। अब कोई भी हम लोग जो भोजन लेते हैं, तो एक बड़ा अच्छा लाइन मैंने पढ़ा था एक रिसर्च पेपर में कि अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं देखा गया है कि फलाना चीज खाकर या कोई भी चीज खाकर बहुत अच्छा कोई खेल जाता है, ऐसा कोई भी क्लियरली पता नहीं चला है। लेकिन हाँ, डाइट अगर खराब रहा एक सप्ताह पहले से कंपटीशन में तो परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, ये देखा गया है। मींस बैड डाइट कैन एडवर्सली अफेक्ट द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, बट गुड डाइट, इट इज नॉट श्योर दैट गुड डाइट कैन इनहेंस द परफॉर्मेंस। गुड डाइट इनहेंस कर देगा परफॉर्मेंस की कोई जरूरी, लेकिन बैड डाइट है, सही से नहीं लिए हैं तो आपको एडवर्सली इफेक्ट जरूर करेगा। यानी कि अगर अच्छा लिए हैं तभी अच्छा खेले, खराब लेने पर खराब खेले, इसको इस तरह से माना जा सकता है। लेकिन आप हमेशा अच्छा ही ले रहे हैं तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं लीजिएगा तो खराब होगा, यानी एडवर्सली इफेक्ट होगा, तो भी आपको लेना ही चाहिए। प्री डाइट जो है उसके लिए कार्बोहाइड्रेट लोडिंग एक टर्म है। तो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग मीन्स स्पोर्ट्स से पहले कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा लेना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी वही है, सेकंड फैट है, थर्ड प्रोटीन है। प्रोटीन तो एकदम इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग फूड है। तो फर्स्ट जो जल्दी जल जाता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी बर्न होता है, इसलिए उसको लिक्विड फॉर्म में 3 घंटा से पहले से थोड़ा लेना चाहिए, और सॉलिड फॉर्म में उससे पहले हल्का हल्का लेते रहना चाहिए। एक सप्ताह पहले से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बॉडी में लेना चाहिए, मैच से 2-3 घंटा पहले तो। और ड्यूरिंग क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में ज्यादा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम भी हो जाए, लेकिन वाटर का लेवल जो है मेंटेन रहना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स ड्यूरिंग इवेंट्स भी आप लेते रह सकते हैं, लेकिन हाँ, पोस्ट इवेंट में फिर से कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अब कार्बोहाइड्रेट को लेस करना है, प्रोटीन को थोड़ा बढ़ा देना है, प्रोटीन को थोड़ा लेना है। अगर आपका बहुत लॉन्ग एक्टिविटी है तो आपको कार्बोहाइड्रेट के साथ फैट भी इंक्लूड करना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब जल जाएगा तो फैट पीछे से मदद करेगा। तो लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटी जिसमें वहां आपको क्लियर करना होगा, इफ देयर इज लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज वेयर वी हैव टू डू एनी एक्टिविटीज मोर देन 30 मिनट्स, जब लगातार करना है कोई चीज, जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं लंबा, या फिर मैराथन रनिंग करने जा रहे हैं, लॉन्ग 10 किलोमीटर वॉकिंग या रनिंग करने जा रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग को कार्बोहाइड्रेट के साथ थोड़ा फैट भी मिक्स करना है। नहीं तो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग शॉर्ट टाइम 100 मीटर 200 मीटर्स के लिए कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। वॉलीबॉल जैसे इवेंट है, इसमें क्या होता है, बीच में टाइम आउट होते रहता है, बीच में पॉइंट्स में बॉल गिरा तो फिर आपको ब्रेक मिलते रहता है, तो यहाँ पर एक्सप्लोसिव इवेंट है ये। तो एक्सप्लोसिव इवेंट में आपको कार्बोहाइड्रेट लोडिंग ज़्यादा जरूरी है। और इस तरह से प्री में कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, ड्यूरिंग में लिक्विड फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट, या लिक्विड फॉर्म में वाटर, प्लेन वाटर भी, क्योंकि बॉडी को आपको हाइड्रेटेड रखना है, और आफ्टर में लिक्विड के साथ साथ फिर प्रोटीन को इंक्लूड करना है, ताकि जो सेल टूटा है वो जल्दी से रिपेयर हो जाए। तो इस तरह से आपका पार्ट 1 यहाँ पर खत्म होता है। जो लोग जो साथ अभी बने हुए हैं, सेकंड पार्ट भी जरूर देख लें, क्योंकि जो न्यूली एडेड टॉपिक्स है उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। और बाकी के लिए आप जो लिंक डला हुआ रहेगा इसके डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक के थ्रू जो है आप पूरे वीडियो जो है आप देख सकते हैं। समय कम है, लास्ट टाइम में वीडियोस भी देखते रहिए, साथ में किताब भी अगर है किताब पढ़ते रहिए, और जो है नोट्स कुछ जल्दी जल्दी से तैयार कर लीजिए छोटा, ताकि लास्ट टाइम में आप वीडियो लेके नहीं जा सकते हैं, लेकिन नोट्स लास्ट टाइम तो भी थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। टिप नोट्स छोटा तैयार कर लीजिए, वीडियो के बीच बीच से हल्का हल्का टॉपिक इंपॉर्टेंट लेके। सभी को जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।